हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 16 का नेक्स्ट टॉपिक, जो आपका चल रहा था जल प्रदूषण से संबंधित घटनाएं, जिसमें आपको हम बताए थे कि एल्गल बलूम क्या होता है और बीओडी क्या होता है, और नदी पर जो है बहित बल का क्या प्रभाव पड़ता है उसे ग्राफ के द्वारा समझाएं। इस चीज़ों पर हमने चर्चा किया और आपका पर्चा भी छापा। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वही जल प्रदूषण संबंधित घटनाएं, जिसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, सीओडी, यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जिस तरह से होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उस तरह से होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए इस पर चर्चा करते हैं फास्ट में। तो कहा जाता है कि सीओडी क्या होता है। एक्चुअली यहाँ पर टर्म है तीसरा, दो आप पढ़ चुके हैं, तीसरा क्या है, सीओडी है। सीओडी को हम लोग कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको जो है कि हम लोग कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है रासायनिक ऑक्सीजन मांग। क्या है ये रासायनिक ऑक्सीजन मांग? कहते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। तो हम इसका परिभाषा काफी सिंपल वर्ड में निकाले हैं कि जल में कुल कार्बनिक, टोटल ऑर्गेनिक है ना, कुल कार्बनिक यानी टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो होगा, जल में कुल कार्बनिक पदार्थों, जल में कुल कार्बनिक पदार्थों के लिए, है ना, कुल कार्बनिक पदार्थों के लिए K2Cr2O7, K2Cr2O7 सेवन रसायन 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 द्वारा, है ना, O2 क्या होगा, रसायन द्वारा O2 यहाँ पर दिया हुआ है, रसायन द्वारा O2 जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, O2 की आवश्यकता, O2 की आवश्यकता को, O2 की आवश्यकता या डिमांड को, आवश्यकता को सीओडी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीओडी कहते हैं। डिफिनेशन एक बार फिर समझेंगे कि जल में जितना भी कार्बनिक पदार्थ होगा, जल में जितना भी कार्बनिक पदार्थ होगा, है ना, उसके कार्बनिक पदार्थों के लिए Kr2O7 रसायन द्वारा अगर आप ऑक्सीजन की आवश्यकता को हम लोग देखते हैं तो उसको सीओडी कहते हैं। यानी कि रासायनिक पदार्थों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा ऑक्सीजन के साथ। अब कहा जाता है सीओडी जो होते हैं ऑलरेडी हायर वैल्यू देन बीओडी। कहा जाता है कि सीओडी का जो मान होता है, यहां ध्यान दीजिएगा कि सीओडी का मान बीओडी से ज्यादा होता है, बीओडी से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन, इस पर ध्यान आप दीजिएगा जरा गौर से। अब हम लोग अगला टॉपिक डील करने वाले हैं, चौथा पॉइंट, जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे उसको, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, जिसको कहा जाता है जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन कहा जाता है। ओके, चलिए ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन इसको कहा जाता है। ये आपका चौथा घटना है जल प्रदूषण से संबंधित, जिसको हम लोग कहते हैं जैव आवर्धन। क्या इसको बोलेंगे? जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन इसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसका? इसको जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन। अंग्रेजी में इसको लिखते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या इसको लिखते हैं अंग्रेजी में? बायोमैग्निफिकेशन इसको जो है कि लिखते हैं। अब कहा जाता है इसी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी आप कह सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब कहा जाता है एक्चुअली इसका डिफिनेशंस क्या होते हैं। तो कहा जाता है कि ट्रॉफिक लेवल पर क्या होता है कि कहा जाता है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर अगर टॉक्सिकेंट की सांद्रता बढ़ती है, अगर हम लोग लिखे यहाँ पर कि जो सक्सेसिव होता है यानी कि सफल पोषी स्तर स्तर पर विषैले पदार्थ, विषैले
पदार्थ जो होते हैं, विषैले पदार्थ की क्या होता है, सांद्रता बढ़ती है। विषैले पदार्थ की सांद्रता बढ़ती है ना, बढ़ती है, जैव आवर्धन कहलाता है। जैव आवर्धन कहलाता है। क्या इसको बोलेंगे, जैव आवर्धन। कहा जाता है कि सफल पोषी स्तर यानी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर अगर मान लिया जाए टॉक्सिकेंट यानी विषैले पदार्थ की सांद्रता अगर बढ़ती जा रही है तो इसको हम लोग कहेंगे जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन। ओके, अब कहा जाता है, इसी को कुछ लाइनें हैं जो आपको यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करने का काम करेंगे। कहा जाता है, कि जो विषैला पदार्थ होता है, विषैला पदार्थ, यही जो टॉक्सिकेंट हम इसको कहते हैं अंग्रेजी में, टॉक्सिकेंट इसको कहा जाता है। विषैले पदार्थ जो होते हैं वो उसका क्या होता है, ना ही मेटाबॉलिज्म होता है ना ही उसका एक्सक्रीशन होता है। तो हम लिखेंगे विषैले पदार्थ का चयापचय एवं उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन, है ना, ये क्या करता है, नहीं होता है, नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये जानिएगा कि चयापचय क्रिया, इसमें चयापचय क्रिया या फिर इसका उत्सर्जन क्रिया विषैले पदार्थ का शरीर में नहीं होता है। जो बाहर से आते, जो शरीर के अंदर विषैले पदार्थ बनता है उसको बाहर निकालना हमारा शरीर जरूरी समझता है, लेकिन जो बाहर से आप अंदर लेते हैं उस विषैले पदार्थ की चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ये दोनों क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब कहा जाता है कि एग्जाम्पल के तौर पर हम दो चीज लेते हैं। एक मरकरी लेते हैं, मरकरी जिसको Hg कहते हैं सिंबल में। उसके बाद हम लेते हैं DDT, क्या लेते हैं, DDC यानी कीटनाशी यानी पिरकनाशी लेते हैं। इन दोनों के एग्जाम्पल से तय हो जाएगा कि वाकई में जैव आवर्धन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो बने रहिए वीडियो में, जरा ध्यान से शेयर करते रहिए। देखिए, इस चीज को आप बढ़िया से गौर से देखने का काम करें। अब कहा जाता है DDT क्या करता है, या पहले मरकरी एग्जाम्पल दिए तो मरकरी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए मरकरी जिसको Hg कहते हैं। कहा जाता है कि Hg यानी कि Hg जो होता है काउजेज मिनी माटा रोग, ये क्या करता है, मिनी माटा रोग जापान के मानव को होता है। यानी कि मरकरी के कारण मनुष्य के जो जापानीज ह्यूमन है, जो जापानीज है, जापान में रहता है, उसके शरीर में मिनीमाटा रोग होगा। ठीक है, चलिए अब आपका दूसरा जो एग्जाम्पल था जो हमने लिया DDT, जो काफी बेहतरीन एग्जाम्पल है, इससे भी ज्यादा, है ना, वो क्या है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ DDT डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म। कहा जाता है कि चयापचय क्रिया को क्या करता है, वो नियंत्रित कर दे, डिस्टर्ब कर देता है। यानी कह सकते हैं कि डिस्टर्ब कर देता है। क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। चयापचय क्रिया को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, जिससे क्या होते हैं कि अंडे का जो कवच होते हैं, अंडे का जो कवच होता है यानी कि एग सेल जो होता है, अंडे का कवच क्या हो जाता है, पतला, क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। जब अंडे का कवच पतला हो जाता है और पतला होने के साथ साथ क्या होता है, ओ परिपक्व मृत्यु, ओ परिपक्व जो है कि कह सकते हैं कि इमेच्योर यानी कि इमेच्योर प्री मेच्योर ब्रेकिंग, ओ परिपक्व टूटना, क्या होगा, टूटना, यानी प्री मैच्योरिंग में ब्रेकिंग, और क्या होता है, पतला होना, किसका, अंडे का कवच का पतला होना, या समय से पहले या परिपक्व होने से पहले टूट जाना।
ये सारे समस्याएं कब आती, जब आपके वाटर में डीडीटी है और उसको कोई भी पक्षी उसको यूज कर लिया है। ठीक है, चलिए अब कहता है कि कहा डिक्लाइन द बर्ड पॉपुलेशन। अब क्या करता है, इसी से रिलेटेड एक डिब्बा आप नीचे बनाएंगे, इसके नीचे जस्ट लिखिएगा कि डीडीटी क्या किया है। तो डीडीटी क्या किया है, पक्षी के जनसंख्या को घटाया है। क्या किया है, घटाया है। पक्षी की जनसंख्या को घटाने का काम जो किया है उसका नाम क्या है, डीडीटी है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अगला डिस्कस करेंगे जिसका नाम हो जाएगा डीडीटी, मरकरी, ये दोनों हो गया। जैव आवर्धन आपका कंप्लीट होता है। यहाँ से अब आता है बारी यूट्रोफिकेशन का, यानी सुपोषण का आता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि सुपोषण क्या होता है। उससे पहले आप जैव आवर्धन का एक ग्राफ छोटा सा खींचने का काम करेंगे। चलिए सबको बढ़िया से कॉपी डाउन कर लेंगे, ध्यान से देख करके। ओके, देखिए अब कहा जाता है कि एक ग्राफ आपको बताना है, वो जानना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि जैसे कि मान लिया जाए ये वाटर है, ये क्या है आपका वाटर है। ठीक है, ये जैव आवर्धन के ग्राफ को समझाने का टेक्निक है। इसमें जो डीडीटी है आपका, वो कितना डीडीटी है, 0.003 पीपीबी, यानी कि पार्ट्स पर बिलियन, इतना दिया हुआ। अब कहा जाता है कि और ऊपर जाते हैं तो ये क्या होगा, पादप पलाबी। जो पादप पलाबी होगा, जो जलीय पौधे होंगे छोटे छोटे, उसके शरीर में ये कितना जाएगा, उसके शरीर में जाएगा ये 0.00 है ना 3 ppm, यानी बी से बिलियन होता है और यहाँ एम से बिलियन होता है। अब कहा जाता है कि ये पादप पलाबी से कहा जाएगा, तो जंतु पलाबी में जाएगा। ये जंतु पलाबी में जाएगा। तो जंतु पलाबी में जो जाएगा उसका जो अमाउंट होगा वो कितना हो सकता है, तो 0.004 0.004 क्या हो जाएगा, पीपीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीपीएम। देखो कितना तेजी से बढ़ रहा है। जो शुरुआत करेगा उसके अंदर ज्यादा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे कमते चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, जंतु पलाबी के बाद नंबर आता है स्मॉलर फिश का। क्या होता है, छोटी मत्स्य, छोटी मत्स्य का आता है नाम। अब छोटी मत्स्य के शरीर में कितना जहर गया, 0.5 ppm चला गया। कितना चला गया, 0.5 ppm, यानी बहुत ज्यादा जा रहा है। सीरियल नंबर देखते जाइए किस तरह से बढ़ते जा रहा है। इसी को बढ़ने को बोलते हैं जैव आवर्धन। ठीक है, अब कहा जाता है कि इसको कौन खा रहा, बड़ी मछली, यानी बड़ी मत्स्य, इसके शरीर में जहर क्या होगा, और भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे 2 ppm। क्या इसको बोलेंगे, 2 ppm, इसको जो है कि कहा जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद इससे बड़ा और भी आता है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या चीज कहते हैं, फिश ईटिंग बर्ड। इसको कहा जाता है फिश ईटिंग जो है आपका बर्ड, जो बर्ड क्या खाता है, फिश खाता है। जैसे बगुला वगैरह हो गया ना, ये फिश खाता है। तो कहा जाता है इसके अंदर बहुत ज्यादा होगा, 25 ppm होगा। क्या होगा, 25, इसके अंदर और ज्यादा होगा, 25 ppm जो है कि, है ना, क्या होगा 25 ppm। तो 25 ppm जो है ये क्या करता है कि मापने, यानी मैग्निफिकेशन को मापने का एक मापदंड है या चिन्ह है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक सब कवर कर लिए, कहीं कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए। आप लोगों को पूरी तरह से कवर करने का काम करेंगे। चलिए तो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसको कहते हैं
एक नया हेडिंग जो 4 नंबर आपका खत्म हुआ। अब यहां से चलेगा 5वां नंबर, जिसको कहते हैं सुपोषण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सुपोषण कहेंगे। तो सुपोषण को भी कवर करने का सबको काम करना है। चलिए देखिए, सुपोषण के बारे में अगर चर्चा करें और पर्चा किस तरह से छापेंगे वो यहाँ पर देखने का काम करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। सुपोषण, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में सुपोषण कहते हैं, यानी कि यूट्रो, है ना, क्या इसको बोलेंगे? यूट्रोफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? यूट्रोफिकेशन इसको कहा जाता है नेचुरल डेथ ऑफ वाटर बॉडीज विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब अगर आप इसे अंग्रेजी में अगर एक लाइन में हम कहेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि नेचुरल डेथ ऑफ वाटर बॉडीज विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब कहा जाता है कि जल में, जलीय क्षेत्र में क्या होता है कि प्राकृतिक मृत्यु होती है। जलीय क्षेत्र में जो है कि प्राकृतिक मृत्यु होती है ना। तो उसमें उच्च सांद्रता बढ़ जाती है, किसका? पोषक तत्व का। उसी को कहते हैं यूट्रोफिकेशन नाम देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इस पर क्या करेंगे हम? इसको कवर करने का काम करेंगे, बहुत ही अच्छे तरह से और साफ साफ कवर करने का काम करेंगे। देखो, कहा जाता है कि उच्च सांद्रता पोषक तत्व के, पोषक या पोषकत्व भी लिख सकते हैं, पोषकत्व के उच्च सांद्रता, पोषकत्व के उच्च सांद्रता के साथ क्या होगा? के साथ, है ना, जल या जलाशय, इसको लिख सकते हैं जलाशय, या इसको लिख सकते हैं वाटर बॉडीज। क्या लिखेंगे? वाटर बॉडीज। तो पोषक तत्व के उच्च सांद्रता के साथ जलाशय जो होते हैं, जलाशय की प्राकृतिक मृत्यु जो होता है, क्या होता है? प्राकृतिक मृत्यु, है ना, को सुपोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सुपोषण कहते हैं। हो गया? क्या बोलेंगे इसको? सुपोषण कहेगा। सुपोषण के क्या क्या कारण होते हैं, पहले परिभाषा देख लेंगे। सुपोषण क्या है? सुपोषण तो पोषक तत्व के उच्च सांद्रता, अगर बहुत ज्यादा नाइट्रेट है, बहुत ज्यादा फॉस्फेट है वाटर में, कहाँ पर? जलाशय वाटर में, तो प्राकृतिक मृत्यु उसका जो होता है उसी को सुपोषण कहा जाता है। इसके जो कारण होते हैं वो मानव निर्मित होता है, ये प्राकृतिक नहीं होता है। क्या होता है? मानव निर्मित होता है इसका कारण। अब कहते हैं कि मानव निर्मित इसका जो है कि कारण है वो कैसे है, तो हम लोग पॉइंट में लिखेंगे कि घरेलू अपमार्जक, जो आप सरफ इस्तेमाल करते हैं वो सीधे पानी में विसर्जन हो जाता है, घरेलू अपमार्जक होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होता है वो औद्योगिक अपशिष्ट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग औद्योगिक अपशिष्ट, इसको हम लोग कहते हैं। क्या बोलेंगे? औद्योगिक अपशिष्ट बोलेंगे। तीसरा जो है उसको कहते हैं हम लोग जो है, जिसको कहा जाता है बहित मल। क्या इसको कहेंगे हम लोग? बहित मल कहेंगे। ठीक है, तो इन सारे चीजों को कवर करने का काम करें साफ साफ, फिर आगे आपको बताने का कष्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो प्राकृतिक सुपोषण होता है, प्राकृतिक सुपोषण को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोसियर कहते हैं। क्या इसको बोलेंगे? हाइड्रोसियर, यानी कि जलीय अनुकर्मण इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोसियर कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब कहा जाता है कि नाइट्रोजन प्लस फॉस्फेट, ये आपका नाइट्रोजन है और ये है इसका फॉस्फेट। अब इन दोनों के द्वारा ही क्या करता है कि जलीय जीव की वृद्धि होती है। क्या होती है? जलीय जीव की वृद्धि होती है।
तब जाकर के वो कौन सा बीमारी पैदा करता है, यूट्रोफिकेशन करता। हो गया। चलिए, अब इतना कवर कर लिए बढ़िया से, फिर हम लोग आगे देखेंगे कल्चर्ड या एसिलेटेड यूट्रोफिकेशन। ओके, चलिए ठीक, इस पर अब चर्चा करते हैं। देखो, अब कहा जाता है, अब बारी आता है कल्चर्ड, यानी कि कल्चरल, या इसको लिखेंगे हम लोग कल्चरल, या इसको लिखेंगे एसिलरेटेड, एसी जो है लेरेटेड, है ना, एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन इसको कहेंगे। हिंदी में इसको बोलेंगे त्वरित सुपोषण, त्वरित सुपोषण इसको हम लोग कहते हैं। परिभाषा क्या बनाएंगे कि मानव क्रियाकलाप के द्वारा प्रदूषक, है ना, जैसे इंडस्ट्री से, यानी मानव क्रियाकलाप को उद्योग से, उद्योग को होम यानी घर से क्या करते हैं कि निकलते हैं क्या चीज, प्रदूषक। क्या निकलते हैं, प्रदूषक। यहां लिखेंगे मानव क्रियाकलाप से, है ना, मानव क्रियाकलाप से प्रदूषक कोमा उद्योग से इफ्लुएंट, है ना, इफ्लुएंट निकलता है। क्या होगा, निकलता है, तो इसे एसिलरेटेड यानी कि त्वरित सुपोषण कहते हैं। त्वरित सुपोषण कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, त्वरित सुपोषण कहेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब कहा जाता है, इन सारी चीजों को फिर से एक बार समझिए कि मानव क्रियाकलाप से प्रदूषक उद्योग से, मानव क्रियाकलाप से प्रदूषक उद्योग से इफ्लुएंट निकलता है, तो इसे त्वरित सुपोषण कहते हैं। तो ये हो गया परिभाषा, आपका जो है क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे। इसके लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो को इंतजार करेंगे आप लोग।